नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ से स्वागत करता हूँ आपका पैशन कंपटीशन में। सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 21 दिसंबर 2021 के ऑनलाइन मोड में हुए पेपर को। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के बचे हुए 15 क्वेश्चंस को। चलिए ये तो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पहले 15 क्वेश्चंस को न देखा हो, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो जरूर से जाकर देख ले। चलिए ये तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अध्ययनकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती हैं? पहला है, अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभवों को सीमित करता है। तो एकदम सही बात है कि सबसे पहले टीचर को क्या करना चाहिए, जो भी स्टेरियोटाइप उनके कॉन्सेप्ट रहे हों उन पर वह चिंतन करके उसमें क्या करे, सुधार करे और फिर वह बच्चों के शैक्षिक अनुभव को क्या करे, सीमित करे। दूसरा है, कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करके। तो यह बात भी एकदम सही है, क्योंकि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। सभी, कोई भी बच्चा एक समान नहीं हो सकता। सभी बच्चों के सीखने की दर अलग अलग होती है, सोचने समझने तर्क करने की क्षमता अलग होती है। ठीक है, तो उनको ध्यान में रख कर क्या करना चाहिए, टीचर को उन्हें एजुकेशन में देना चाहिए। ठीक है, और साथ में सभी बच्चों को एक साथ सम्मिलित करके पढ़ाना चाहिए। उनके अंदर क्या भेदभाव की भावना उत्पन्न न होनी पाए। तीसरा है, संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर। एकदम सही बात है कि संस्था में जितने भी बच्चे पढ़ें उनकी मूल संस्कृति पर बल दिया जाना चाहिए। किसी की भी संस्कृति का अपमान नहीं किया जाना चाहिए, सबके संस्कृति का सम्मान किया जाना चाहिए। चौथा है, छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना ले। तो जी नहीं, स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम को नहीं आपको वरीयता देना है, बल्कि फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम को आपको क्या करना है, वरीयता देना है। तो आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही होगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है, यानी कि रमणीक की कक्षा में एक ऐसा बालक है जो उसे दिखाई नहीं देता है, वह दृष्टिबाधित है। एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करना चाहिए? पहला है, विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर। तो जी नहीं, एक ऐसा बच्चा जिसे दिखाई नहीं देता है, आप उसे ऐसा एग्जाम्पल किस प्रकार से दे सकते हैं जिसे आप दिखा दिखा कर आप कहेंगे नहीं देखो बेटा ये सेब है, ठीक है, देखो बेटा ये डॉग है। ठीक है, एक तो उसे दिखाई नहीं देता, आप उसे क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल भी उसी टाइप का दे रहे हैं, दिखाने वाला। ठीक है, तो आपको बल्कि इसके स्थान पे ऑडियो का प्रयोग करना चाहिए, एक्सप्लेन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है, मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध करा के। जी नहीं, जब बच्चा देख ही नहीं पाएगा तो वह पढ़ेगा कहाँ से? तीसरा है, त्रिविमी नक्शे और चार्ट जैसे स्पार्शिक संसाधनों का प्रयोग करके। एकदम सही बात है कि त्रिविमी जो आपके चार्ट होते हैं, नक्शा होता है, और क्या होता है, उभरा हुआ होता है, तो जिससे बच्चा टच कर सकता है, टच करके वह फील कर सकता है कि हाँ यहाँ पर ये गोला बना हुआ है, यहाँ पर त्रिकोण बना हुआ है। ठीक है, तो वह आपसे क्या कर सकता है, फील कर सकता है। तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक है? यानी कि जो रीना है वो एक ऐसे बच्चे है जिसके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वह उसे कई प्रकार से सॉल्व कर सकती है। उसका जो सोचने समझने का, तर्क करने का क्षमता है वह काफ़ी डेवलप है। ठीक है, तो वह क्या है, किसका प्रतीक है? मानसिक क्षति का। मानसिक क्षति का मतलब कि वह मानसिक रूप से ग्रस्त है, बीमार है। तो जी नहीं, अगर वो मानसिक रूप से बीमार होती तो किसी समस्या को हल ही नहीं कर पाती। कम परिज्ञान, बुद्धिगम्यता, तो अगर उसकी बुद्धि ही कम होगी तो वह कहाँ से अलग अलग प्रकार से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगी? अभी सारी सोच मतलब एक ही जगह सेंटर में रह के सोचना। ठीक है, यानी कि सोच का विस्तार नहीं होता, बच्चा एक ही बारे में देख रहा है, सुन रहा है, तो बस वहीं पर अपना ध्यान लगाए हुआ है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। चौथा है, आप सारी सोच, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, यही आपका सही जवाब होगा। इसमें क्या होता है, बच्चा ओपन माइंडेड होता है, खुले दिमाग से सोचता है, उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो उससे केवल एक तरीके से नहीं बल्कि कई तरीके से सॉल्व कर सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है, यह किसके प्राथमिक लक्षण है? ठीक है, तो यह प्रश्न हम काफ़ी बार करवा चुके हैं दोस्तों, आपके प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। यह केवल सीडीपी में ही नहीं बल्कि ईवीएस और हिंदी में भी देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो राजू क्या करता है, 61 के स्थान पर 16 लिख देता है, यानी कि जस्ट उसका उल्टा लिख रहा है। बी के स्थान पे डी लिख देगा, सा के स्थान पे वाज लिख देगा, बैड के स्थान पे डैड लिख देगा। ठीक है, तो वह किससे किससे प्रभावित है, वह पठन वैकल्य से पीड़ित है। अगर हम बात करें कि पठन वैकल्य क्या होता है आपका दोस्तों, तो पठन वैकल्य जो होता है इसे इंग्लिश में डिसलेक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आपका पढ़ना लिखने से संबंधित विकार होता है। डिसलेक्सिया के अगर लक्षणों की बात करें तो इसमें सोचने, याद करने में कठिनाई, वर्तनी, शब्द अक्षर पहचानने में परेशानी तथा सीखने में अक्षमता शामिल होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है। पहला है व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण करके, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए। एकदम सही बात है कि सभी बच्चों के सीखने की दर अलग होती है, उनके सोचने समझने की क्षमता अलग होती है, उसको ध्यान में रखकर उसका गोल डिसाइड करना चाहिए। दूसरा है प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, तो जहाँ पर भी प्रतिस्पर्धा की बात आ जाए, कंपटीशन की बात हो जाए, वह आपका नेगेटिव आंसर होता है। दोस्तों आपको बच्चों के अंदर आपस में ही कंपटीशन नहीं करवाना है, बल्कि कोलैबोरेटिव यानी कि सहयोगात्मक अधिगम पे बल देना है। तीसरा है सहयोगात्मक अधिगम, एकदम सही बात है, बच्चों को आपको सहयोग करके अधिगम करने पर बल देना है। चौथा है मानकीकृत निर्देश, जी नहीं, मानकीकृत नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल निर्देश देना है, यानी कि पहला और तीसरा सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। तो जहाँ पर भी संरचनावादी की बात आए आपको याद रहना चाहिए कि संरचनावादी कक्षा में बच्चा हमेशा एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, बच्चा स्वयं ज्ञान का खोज करता है, बच्चे को ज्ञान का निर्माण करता माना जाता है। इसमें किसमें, संरचनावादी कक्षा में। तो निष्क्रिय प्राणी के रूप में, तो बच्चा जब निष्क्रिय हो जाएगा तो वह संरचनावादी कक्षा नहीं रहेगा। छोटे वयस्क के रूप में, जी नहीं, दुष्ट जीव के रूप में जिन्हें सभ्य बनने की जरूरत है, ये तो एकदम ही निगेटिव आंसर है। अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए, यही आपका सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है बच्चों की असफलता का गुणारोपण हमेशा उनके आनुवंशिक दोषों को किया जा सकता है, तो जी नहीं, आप उनकी हेरिडिटी को दोष नहीं दे सकते। ऐसे तो कोई भी बच्चा डेवलप कर ही नहीं पाएगा, वह सीख ही नहीं पाएगा कुछ। ठीक है, इसमें इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि यहाँ पर दोनों का ही रोल होता है, कुछ हेरिडिटी का और कुछ इन्वायरमेंट का, लेकिन ज़्यादातर जो रोल होता है वह इन्वायरमेंट का होता है कि उसे परिवार कैसे उसकी परवरिश कर रही है, जो टीचर है वो उसे कैसे नॉलेज को उसको बिल्ड कर रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं। ठीक है, दूसरा है बच्चों की असफलता के कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना है। एकदम सही बात है कि अगर जो सिस्टम है वह बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर उनकी पढ़ाई करवाएं, ठीक है, तो वह क्या होगा, बच्चा जरूर से सफल होगा, यही इसका सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। वेधन तथा अभ्यास द्वारा, तो बच्चों को आपको रट्टा नहीं मरवाना है। ठीक है, यह हमेशा आपका नेगेटिव ऑप्शन होता है। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर बच्चों को आपको कंपटीशन नहीं करवाना है। दोस्तों विषय वस्तु का विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंध स्थापित करके, एकदम सही बात है। एनसीएफ 2005 भी इसी बात पर बल देता है कि बच्चों को जो आपको नॉलेज देना है वह उनके दैनिक जीवन से जोड़ कर देना है, ताकि वह उससे कनेक्ट कर पाए। इससे क्या होगा, वह बेहतर तरीके से सीखेंगे और इस प्रकार से ग्रहण किया गया नॉलेज ज़्यादा देर तक स्थायी रहेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रत्ययों कॉन्सेप्ट के साथ संबंध बनाती है, रिलेशन बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र पहला है अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, एकदम सही बात है। दूसरा है ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा, जी नहीं। तीसरा है अधिगम के रुकावट उत्पन्न करेगा क्योंकि यह छात्रों के बोझ को बढ़ावा देगा, तो यह भी गलत है। छात्रों में भ्रांतियों को बढ़ावा देगा, तो यह भी गलत है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती हैं। पहला है बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, दूसरा है धुले कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया,
तीसरा है 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। तो अगर आप लोग जरा सा भी सोचेंगे तो अगर आपने बचपन में बाइक की सवारी की होगी तो वह आपको अब तक याद होगा। धुले कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया हो चाहे 7 वर्ष की उम्र में पेड़ पर चढ़ने की प्रक्रिया, वह आप अपने दोस्तों से हमेशा डिस्कस करते रहते हैं, यानी कि यह दीर्घ अवधि में स्मृति होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? पहला, यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, यह समझने में मदद नहीं करेगा। दूसरा है, शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ में अवगत कराता है। तो यह एकदम सही बात है दोस्तों, चूंकि हमें नेगेटिव ऑप्शन खोजना था तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला ही। तीसरा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है, क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। यह भी एकदम सही बात होता है कि बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं तो उनका त्रुटि होना सार्थक प्रक्रिया होता है और टीचर का कार्य है उस त्रुटि को सुधार करना, बच्चों को अच्छे से समझाना। चौथा, यह बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह भी एकदम सही बात है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है? आंतरिक अभिप्रेरणा, गुण विषयक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा या स्थिति विषयक अभिप्रेरणा? तो जो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है, इंटरनल मोटिवेशन है, वह आनंददायक व संतोषजनक होती है। जब बच्चा कोई इंटरनली मोटिवेटेड होता है तो वह किसी भी कार्य को बहुत ही मजे से करता है और बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ करता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षिका कि अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं या अपेक्षाओं, पहला, उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। एकदम सही बात है। जब टीचर अपने स्टूडेंट से क्या करता है, किसी भी प्रकार का एक्सपेक्टेशन करता है, रखता है, तो उससे क्या होता है, जो स्टूडेंट हैं उनके लर्निंग, उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है इस बात का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? पहला है, शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। एकदम सही बात है दोस्तों, यही इसका सही जवाब होगा। दूसरा है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके और उन्हें निष्क्रिय रखकर। तो अगर बच्चा आपसे प्रश्न पूछ रहा है और आप उसे डिस्करेज कर दे रहे हैं, उसे डांट दे रहे हैं, तो वह फिर से हिम्मत नहीं जुटा पाएगा और उसे निष्क्रिय कर दे रहे हैं, यानी कि पैसिव कर दे रहे हैं। तो यह दोनों ही आपके निगेटिव ऑप्शंस हैं। तीसरा है, बारंबार परीक्षा लेकर और शिक्षार्थियों को बीच बीच में भय की अवस्था में रखकर। तो बच्चों को आपको डराना नहीं है, न केवल एग्जाम पर फोकस करना है बल्कि उनके अधिगम पर फोकस करना है। चौथा है, विद्यार्थियों प्रति स्पर्धा प्रोत्साहित करके। तो बच्चों में आपको कंपटीशन नहीं कराना है बल्कि सहयोगात्मक अधिगम पर बल देना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? पहला, विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती। दूसरा, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि। तीसरा, रटंत अधिगम को महत्व देना। चौथा, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। तो जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती करती है। एकदम सही बात है कि विद्यालय की पाठ्यचर्या में क्या करती है, कटौती करती है, क्योंकि बच्चों को वही पाठ्य पुस्तक पढ़ाया जाए जो उनके लिए आवश्यक हो। विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि पर भी बल दिया गया है, जिससे विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार सीखने का अवसर मिल सके। तथा रटंत अधिगम को महत्व नहीं दिया जाता है बल्कि इसके स्थान पर करके सीखने को महत्व दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और फिर चौथा है विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। यह भी आपका सही जवाब है, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा आपका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।